छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं की एक पूरी कतार खत्म हो गई है। सीनियर कांग्रेस लीडर, इट्स लीडर ऑफ द ऑपोजिशन महेंद्र कर्मा इज डेड इन अ नक्सल अटैक इन छत्तीसगढ़। ये जो सोचते हैं कि हमें मार के डराया जा सकता है, हम कहीं नहीं जाने वाले। शांति के साथ इस बात की विचार करना है कि हम सब इस बड़े एक नक्सल आंदोलन और नक्सली हिंसा के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये घटना मई के महीने में हुई थी, जब कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो टॉप लीडरशिप है वो दरबा घाटी अटैक में हमले में मारी गई थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना था शायद ये इंसिडेंट और ये कांड छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक ऐसा मौका होगा जिससे कि राजनीति बदल सकती है। अच्छी बात है कि जोगी के चेहरे को सामने लाया गया है, लोगों को तुलना करने में आसानी होगी। That much of constitution, even a person like Dr. Raman Singh should be knowing. कुछ ही दिन में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पहला वोट दिया जाएगा। पहले चरण में बस्तर की 18 सीटों में मतदान होगा, जहां माओवादी हिंसा या माओवादी हिंसा सबसे ज्यादा है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। लोग कहते हैं रमन सिंह संयोग से ही राजनीति में आ गए। क्या बढ़िया। आइए मिलते हैं रमन सिंह से, जो तैयार हैं बस्तर इलाके में प्रचार पर कूच के लिए। रमन सिंह जी, एक बात कही जाती है यहाँ राजनीति में, क्या ये सच है कि आप पॉलिटिक्स में डिफॉल्ट से आए? मैं आज के जिस राजनीतिक युग की बात कर रहे हैं, जो कुछ होता है दिखता है, क्योंकि मैं डॉक्टर था और उसके बाद इस कवर्धा में और इधर आया, तो मेरे राजनीति का एक करने का तरीका बाकी से हटके है, मेरी सोच अलग है। और ये एक एज ए डॉक्टर जब मैं देखता हूं तो मुझको एक नजरिया दूसरे राजनीति की जिस तरीके से देखते हैं हम बाकी लोग भी, जो सोच होती है, तो थोड़ा जो सोशल सेक्टर में हमारा फोकस है उसका रीजन वही है। इतना उनका फैलाव नहीं था बीजेपी का कि हर जगह में उनके पास नेता हों, तो जो स्थानीय स्तर पर जो लोकप्रिय लोग थे उनको वो अपनी पार्टी में शामिल करते थे। तो उस लिहाज से ये भारतीय जनता युवा मोर्चा था, उसमें ये शामिल हुए। एक चुनाव आपका वो लोग कहते हैं बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, दुर्ग वाला लोकसभा। उससे पहले आप जीते भी विधानसभा, एक राजनांदगांव लोकसभा। हाँ, राजनांदगांव। मोतीलाल वोरा जी, बड़ी लड़ाई थी। मेरा पहचान और नाम इतना नहीं था कि एक गवर्नर और एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं चुनाव में लड़ूं, और उसका मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ उसमें आया और लोगों ने 8 विधानसभाओं में बहुमत के साथ उसको जिताया। फिर ये दौर आया कि नया राज्य मध्य प्रदेश बनना छत्तीसगढ़ कि दिलीप सिंह जूदेव, रमेश बैस और रमन सिंह दिल्ली में थे, तो इनमें से किसी को एक को अध्यक्ष बनाना था। तो वहां भी कुछ इस तरह का संयोग कह लीजिए आप कि ये प्रस्ताव रमन सिंह ने मान लिया। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तब शायद उनको ये पता भी नहीं रहा होगा कि आने वाले चुनाव में सरकार बीजेपी की बन जाएगी और सरकार बन जाएगी तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये एक तरह से संयोग कह लीजिए। रमन सिंह अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आज वो कांकेर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी अपनी जनसभा करेंगे और वहां पर बीजेपी के लिए खास महत्व है ये इलाके, क्योंकि पिछली बार वहां उनको काफी सफलता मिली थी। 12 में से 11 विधानसभा सीटें बस्तर में वो जीते थे। शायद हार और जीत के बीच फैसला भी इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों ने किया था। इससे पहले कि हम रमन सिंह के साथ आगे बढ़े हैं आज के कार्यक्रम में, एक नजर ये देखते हैं कि अजीत जोगी क्या कर रहे हैं। शायद वो रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और ट्रेन में चढ़ने वाले हैं बिलासपुर के लिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी राजनीतिक चालों को उनके विरोधी ही नहीं, उनकी पार्टी के लोग भी और उनकी हाईकमांड भी बहुत करीब से और बहुत गौर से देखते हैं।
अजीत जोगी कहा जाता है कि चुनाव में जीत और हार का भी फैसला कर सकते हैं कई विधानसभा क्षेत्रों में। आज अजीत जोगी के लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि उनके बेटे जो राजनीति में करीब 10-12 साल से हैं, आज वो पहली बार राजनीति के क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में कूदेंगे, चुनावी समर में कूदेंगे। अमित जोगी बिलासपुर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। अजीत जोगी कुछ देर में बिलासपुर के लिए निकल रहे हैं और ये आज उनके लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। मैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, ईश्वर की शपथ लेता हूँ तथा मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री। बिलासपुर के मारवाही गांव से यहां तक का लंबा सफर तय किया है जोगी ने। When I was young, I was in a tribal village and I had not seen the outside world. So my role model those days used to be the renowned shikari of that area. He was called Bhaira Baiga and I didn't look beyond him. I always thought that if I grow up, I should be like him who can with his bows and arrows shoot tigers. बिलासपुर से निकलकर अजीत जोगी ने भोपाल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बाद में आईपीएस किया और उसके बाद आईएएस। अजीत जोगी ने अपने पूरे कैरियर में वो सतनामी हैं या आदिवासी हैं ये बात उन्होंने कभी नहीं उठाई और सामान्य कोटे से वो तमाम आए। वो रिजर्वेशन का फायदा उन्होंने कहीं नहीं लिया और अपने, मैं समझता हूं राजनीति में आने के पहले शायद ही किसी को मालूम रहा हो कि अजीत जोगी सतनामी हैं या आदिवासी हैं। There was nothing lacking in my life. Wife, child, and a good job. Wife also earning as a professor in medical college. So we were not lacking anything and we were not looking beyond that. But suddenly call comes from Rajiv Gandhi ji and he says you put in your papers and file your nominations for Rajya Sabha tomorrow. It came as a bolt from the blue. अजीत जोगी ने जिंदगी भर कभी भी अनुसूचित जाति या आदिवासी कोटे के आरक्षण का फायदा नहीं उठाया, लेकिन सन 2000 में जब कांग्रेस को आदिवासी बहुल वाले नए बने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम तय करना था तो अजीत जोगी ने राजनीति में पहली बार जाति कार्ड खेला। Obviously, Sonia ji told me and I was told a bit in advance. So normally it is not done, but it is all because of her love and affection and regard. अजीत जोगी की बहुत लंबी यात्रा रही है। वो पहले एक मैकेनिकल इंजीनियर बने, उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा में वो एक पुलिस अफसर, 2 साल बाद 1970 के आसपास वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से मध्य प्रदेश कैडर के अफसर बने। 1.5 दशक तक उन्होंने यहाँ ब्यूरोक्रेसी में काम किया, इंदौर के कलेक्टर के रूप में काफी समय तक काम किया। उसके बाद वो राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हुए यहां से 2 बार राज्यसभा से सांसद रहे। नक्सल प्रभावित इलाके की 18 सीटें रायपुर में राज का फैसला करती हैं। बीजेपी ने बस्तर की 12 में से 11 सीटें 2008 में जीती थी और 2003 में 9। हम इस समय बस्तर इलाके में हैं और यहाँ पर पहली राउंड ऑफ पोलिंग में करीब 18 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान किया जाएगा। इस इलाके में 1 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया है और कई इलाकों में ये मांग भी आई है कि वोटर्स को जो इंक का निशान उंगली पर लगाया जाता है वोट देने के बाद, उससे उनको छूट दी जाए, जिससे कि बाद में उनको इस नक्सल प्रभावित इलाकों में परेशानी का सामना न करना पड़े। 42 लाख परिवारों को चावल दूंगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। छत्तीसगढ़ में कोई कोदो खाते थे, कुटकी खाते थे, मक्का खाते थे, ढेकी कूट कूट के चावल बनाते थे, सब खत्म हो गया। अब 35 रुपया लेके जाते हैं, 35 किलो चावल लाते हैं, बढ़िया पूरा परिवार खाता है और शांति के साथ जीवन करता है। ये छत्तीसगढ़ सरकार है, चना भी दिया जा रहा है, नमक भी दिया जा रहा है और आगे इस योजना में 2.5 करोड़ लोगों को जिसमें संतुष्टि होती है,
42 लाख परिवारों को पीडीएस में जोड़ना, 56 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ना, 9 लाख किसानों को बोनस और दूसरी योजना, ये सारी बड़ी योजना देश की दिशा तय करेगा, दशा तय करेगा। It suits BJP to put forward 10 years of Raman Singh's achievement, especially with regard to various welfare schemes, various schemes in which free soaps are being distributed. लूट सके तो लूट और 3 महीना बांटे है सत्ता जाही झूठ। भले ही कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पिछले 2 चुनाव हार चुकी हो, लेकिन जोगी की राजनीति हमेशा कांग्रेस पर भारी रही है। पिछले महीने तक जोगी ने पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षकों पर दबाव बनाए रखा। चापलूसी नहीं चलेगा। आप लोग चिल्लाने से अजीत जोगी सबको जान पहचान करके मालूम नहीं होता है। टिकट बंटवारे में जोगी की ही चली। अपने समर्थकों के अलावा पत्नी रेणु और बेटे अमित को भी टिकट दिलाने में कामयाब रहे जोगी। अमित जोगी हाल में ही अवतार जग्गी हत्याकांड से बरी हुए हैं, लेकिन मुकदमा हाई कोर्ट में अपील में है। अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद बताएंगे क्या कांग्रेस नेताओं पर झीरम घाटी हमले का असर चुनावी नतीजों पर असर डालेगा, और क्यों रमन सिंह इसे सीधे रमन बनाम जोगी मुकाबला बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने जिस दिन से छोड़ दिया ना, उस दिन से जितने बागी खड़े हैं वो मेरे से संपर्क कर रहे हैं। कहीं कोई शिकायत भी है उसको दूर करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत के साथ जिताएंगे।